गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीलमणि गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान। बीएससी फर्स्ट ईयर कैलकुलस की इस क्लास में आज हम हमारा नया टॉपिक एसिम्प्टोट्स यानी अनंत स्पर्शियाँ प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम अनंत स्पर्शियाँ यानी एसिम्प्टोट्स होती क्या हैं? A straight line at a finite distance from the origin to which a tangent to a curve tends, as the distance from the origin of the point of contact tends to infinity, is called an asymptote of the curve. मतलब यदि एक सरल रेखा जो मूल बिंदु से फाइनाइट दूरी पर स्थित हो और जिसकी और वक्र की कोई स्पर्श रेखा अप्रोच करे, जबकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की दूरी मूल बिंदु से अनंत की ओर हो, तो ऐसी सरल रेखा को हम अनंत स्पर्शी यानी एसिम्प्टोट कहते हैं। अब ऑब्लिक एसिम्प्टोट यानी तिर्यक अनंत स्पर्शी क्या होती है? तो एसिम्प्टोट्स विच इज नॉट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड ऑब्लिक एसिम्प्टोट, यानी वह अनंत स्पर्शी जो अक्षों के समानांतर नहीं हो वह तिर्यक अनंत स्पर्शी कहलाती है। नेक्स्ट इज कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द एसिम्प्टोट। अनंत स्पर्शी के अस्तित्व के लिए प्रतिबंध हम यहाँ ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं कर्व है y इज एफ एक्स और इस कर्व के किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा का समीकरण हम जानते हैं होता है कैपिटल Y माइनस स्मॉल y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू कैपिटल X माइनस स्मॉल x। यहाँ कैपिटल X और Y वेरिएबल्स हैं और स्मॉल एक्स वाई पॉइंट P को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस स्पर्श रेखा के समीकरण को हम इस तरह लिख सकते हैं कैपिटल Y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। Now, for existence of asymptotes dy by dx and y minus x dy by dx of this equation must tends to finite quantities. तो चूंकि ये स्पर्श रेखा एसिम्प्टोट होगी यदि हम लिमिट लें x टेंड्स टू इन्फिनेटिव, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो इन्फिनेटिव की तरफ अप्रोच कर रहा था। तो अगर हम x टेंड्स टू इन्फिनेटिव लें लेकिन उस लिमिट पर dy by dx और y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स दोनों फाइनाइट क्वांटिटीज हो, इसका क्या मतलब हुआ कि जो रिक्वायर्ड कंडीशंस फॉर एसिम्प्टोट्स हुई वो हुई लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू m एंड लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनेटिव y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू c। यहाँ हमने m और c इनकी वैल्यूज़ मानी है जो कि फाइनाइट क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करती है। जैसा कि मैंने बताया कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो अनंत की तरफ अप्रोच करता है, तो हमारे पास लिमिट है x टेंड्स टू इन्फिनेटिव, लेकिन जो सरल रेखा है वह फाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी वाई बाई डी एक्स और वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स के मान लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनेटिव पर फाइनाइट होने चाहिए। तो हमने इनकी वैल्यूज़ लिमिट के साथ m और c लिए हैं और m और c यहाँ फाइनाइट क्वांटिटीज़ है। और अगर ये m और c इनके मान m और c है तो जब हम इनको समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमारी जो एसिम्प्टोट हो जाएगी वो हो जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक बार फिर इस रिजल्ट से चलते हैं। इसको हम यूँ लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनेटिव y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी। अगर हम दोनों तरफ x से भाग दें तो ये इक्वेशन होगी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनेटिव y बाई एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनेटिव c बाई एक्स, और इसमें जब लिमिट लगाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो हमारे पास रिजल्ट है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनेटिव y बाई एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनेटिव y बाई एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनेटिव डी वाई बाई डी एक्स। अब हमारे पास ये जो रिजल्ट हमने एज्यूम किया था लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनेटिव डी वाई बाई डी एक्स को हमने m माना था, तो जब हम ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनेटिव y बाई एक्स इज इक्वल टू m। इसका मतलब तो अनंत स्पर्शी का ढाल यानी स्लोप ऑफ एसिम्प्टोट विल बी m इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनेटिव y बाई x। नेक्स्ट इज द एसिम्प्टोट्स ऑफ द जनरल एल्जेब्रिक कर्व, व्यापक बीजीय वक्र की अनंत स्पर्शियाँ। लेट जनरल इक्वेशन ऑफ एल्जेब्रिक कर्व ऑफ डिग्री n इन एक्स वाई इज। मान लेते हैं कि व्यापक कर्व जो n डिग्री का है एक्स वाई में उसकी समीकरण बीजीय वक्र जो कि
n डिग्री का है एक्स वाई में, उसकी व्यापक समीकरण है a0y⁴n प्लस a1y⁴n-1x प्लस एंड सो ऑन अप टू an-1yx⁴n-1 प्लस anx⁴n प्लस b1y⁴n-1 प्लस b2y⁴n-2x प्लस एंड सो ऑन अप टू bn-1yx⁴n-2 प्लस bnx⁴n-1 प्लस c2y⁴n-2 प्लस c3y⁴n-3x प्लस एंड सो ऑन अप टू cnx⁴n-2 एंड सो ऑन अप टू pn-1y प्लस pnx प्लस qn इक्वल टू 0। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। हमने कहा कि बीजीय वक्र की n डिग्री की समीकरण है, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पहले ब्रैकेट के जो टर्म्स हैं वो केवल n डिग्री की हैं, सेकेंड ब्रैकेट के जो टर्म्स हैं वो n-1 डिग्री की हैं, और थर्ड ब्रैकेट की जो टर्म्स हैं वो n-2 डिग्री की है। इस तरह हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिया, तो सबसे पहले n डिग्री की टर्म्स, फिर n-1 डिग्री की टर्म्स, और लास्ट में ये 1 डिग्री की टर्म्स, और सबसे लास्ट 0 डिग्री यानी कांस्टेंट। तो ये हमने बीजीय वक्र की n डिग्री की व्यापक समीकरण लिखी है। अब इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं कि यदि हम पूरी इक्वेशन को x⁴n से डिवाइड कर दें, तो जो फर्स्ट ब्रैकेट की टर्म्स हैं उसमें हम, या डिवाइड नहीं कह के हम इसको यूँ कहें कि कॉमन ले लें, तो अगर हम x⁴n को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट ब्रैकेट का रिजल्ट है वो आता है x⁴n phi n ऑफ y/x, क्योंकि जो टर्म्स बचेंगी, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए अगर x⁴n हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा a0y/x⁴n प्लस a1y/x⁴n-1 एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब यहाँ जितनी भी टर्म्स होंगी वो y/x की फॉर्म में होंगी, और n डिग्री की टर्म्स हैं तो हम इसको सिम्बॉलिकली इस तरह लिख रहे हैं phi n y/x। इसी तरह जो सेकेंड ब्रैकेट है उसमें से हम x⁴n-1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास सेकेंड ब्रैकेट कन्वर्ट होगा x⁴n-1 phi ऑफ n-1 ऑफ y/x एंड सो ऑन इक्वल टू 0। इसी तरह हम सारी टर्म्स को लेंगे, और ये जो समीकरण आई इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। यहाँ पर phi r y/x इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री r इन y/x। जनरल r को हमने जनरल सिंबल दिया है, मतलब r इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू n लिखेंगे तो ये सारी टर्म्स आ जाएंगी। नाउ डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय x⁴n वी गेट phi n y/x प्लस 1/x phi n-1 ऑफ y/x प्लस 1/x² phi n-2 ऑफ y/x एंड सो ऑन इक्वल टू 0। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। If asymptote of the given curve is y equal to mx plus c, where m and c are finite, then limit x tends to infinity y/x equal to m। जैसा कि हमने अभी एग्जिस्टेंस ऑफ एसिम्प्टोट में कंडीशंस पढ़ी हमने कि अगर ये दिया हुआ कर्व एसिम्प्टोट है और उसकी फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c है, जहाँ पर m और c दोनों परिमित राशियाँ हैं, फाइनाइट क्वांटिटीज़ हैं, तो हमारे पास रिजल्ट है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y/x इज इक्वल टू m। तो ये रिजल्ट जब हम यहाँ रखेंगे तो टेकिंग लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी इन 3 वी गेट phi n m इक्वल टू 0। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y/x को हमने m नाम दिया है, तो ये रिजल्ट जब हम यहाँ लगाएंगे विद लिमिट तो पहली टर्म तो हो जाएगी phi n m, और बाकी टर्म्स बिकॉज ऑफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 हो जाएगी। तो इक्वेशन 3 से हमें प्राप्त हुआ phi n m इक्वल टू 0। इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। इस समीकरण से हम m के मान ज्ञात करेंगे जो कि अनंत स्पर्शियों के ढाल हैं, यानी स्लोप्स ऑफ एसिम्प्टोट्स हैं। दिस इज इक्वेशन ऑफ डिग्री n in m so that it will give n values of m। phi n m जैसा कि मैंने बताया था, जो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट था वो केवल n डिग्री का था, तो यहाँ हमारा phi n m जो है वो n डिग्री का एक्सप्रेशन है, और phi n m का मतलब है n डिग्री की इक्वेशन m में। तो इस इक्वेशन से हमें m के n मान प्राप्त होंगे, और ये जो मान प्राप्त होंगे ये हैं स्लोप्स ऑफ एसिम्प्टोट्स, यानी अनंत स्पर्शियों के ढाल। अब इक्वेशन 3 को हम x के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास रिजल्ट है phi डैश n y/x का भी होगा, और चूंकि y/x सभी में है इसलिए पहले y/x का एक साथ ले लेंगे। तो जब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास है phi n डैश y/x प्लस 1/x phi डैश n-1 y/x एंड सो ऑन। यहाँ हमने हर टर्म का किया है,
और चूंकि y बाई एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन होना है तो वो डिफ्रेंशिएशन हमने कॉमन लेके बाहर लिख दिया है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। सेकेंड टर्म में 1 अपॉन एक्स का भी होगा, तो जब 1 अपॉन एक्स का करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर फाई एन माइनस 1 वाई बाई एक्स एज इट इज़। थर्ड टर्म में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का करेंगे तो -2 बाई एक्स क्यूब एंड फाई एन माइनस 2 वाई बाई एक्स एज इट इज़ एंड सोन। इस तरह यह इक्वेशन नंबर 3 का डिफ्रेंशिएशन हमने किया। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे और एक बार फिर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव जब हम लेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट बनेगा फाई एन डैश एम प्लस 0, क्योंकि x टेंड्स टू इन्फिनिटिव होते ही एक्सप्रेशन 0 दे देगा, तो यहाँ से बचेगा फाई एन डैश एम और यहाँ से एक्स स्क्वायर का गुणा हो चुका है इसलिए ये एक्स स्क्वायर तो हट गया और ऊपर वाला जो रिजल्ट है दैट इज़ -c। एक्स स्क्वायर का गुणा हो जाने से ये बचेगा -फाई एन माइनस 1 ऑफ m और यहाँ पर लिमिट के हिसाब से ये रिजल्ट्स हो जाएंगे 0। तो हमें प्राप्त हुआ फाई एन डैश एम प्लस 0 इंटू -c माइनस फाई एन माइनस एम इक्वल टू 0। यहाँ हमने लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव y बाई एक्स को m से रिप्लेस किया है एंड लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू c यूज़ की है। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं c फाई एन डैश एम प्लस फाई एन माइनस 1 m इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू माइनस फाई एन माइनस 1 m अपॉन फाई एन डैश m। इसको हम समीकरण नंबर 5 मान लेते हैं। दिस गिव्स वैल्यू ऑफ c कॉरेस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ m गिवन बाय 4। इक्वेशन 4 से जो हमें m के मान प्राप्त होंगे वो m के मान जब हम इस इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे तो उस m के मान के लिए हमें c का मान प्राप्त होगा। अब इस रिजल्ट के लिए हमारे पास दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति है व्हेन फाई एन डैश एम इक्वल टू 0 एंड फाई एन माइनस एम इज़ नॉट 0, मतलब न्यूमरेटर नॉट 0 है और डिनोमिनेटर अगर 0 है। तो अगर डिनोमिनेटर 0 है तो m के किसी भी मान के लिए अगर हमारे पास फाई एन डैश एम की वैल्यू 0 है तो हम c का मान प्राप्त नहीं कर सकते, फाइनाइट वैल्यू जो है वो c की प्राप्त नहीं कर सकते और इसलिए इस केस में कोई भी एजिम्टोट उस m के मान के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगी। सेकेंड केस है व्हेन फाई एन डैश एम इज इक्वल टू फाई एन माइनस एम इक्वल टू 0, मतलब दोनों ही 0 हो। तो इस केस में हम जो इक्वेशन नंबर 3 थी जिसको हमने अभी एक बार डिफ्रेंशिएट करके ये रिजल्ट निकाला था उसको हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में और डिफ्रेंशिएशन के बाद दोनों तरफ दोनों पक्षों में फिर एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद जब हम लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव यूज़ करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1/2 c स्क्वायर फाई एन डबल डैश m प्लस c फाई एन माइनस 1 डैश m प्लस फाई एन माइनस 2 m इक्वल टू 0। इसको हम समीकरण नंबर 6 मान लेते हैं। अब चूंकि ये समीकरण c में द्विघात है इसका मतलब ये c के 2 मान हमें देगी, गिव्स 2 वैल्यूज ऑफ c। मान लेते हैं वो जो 2 मान हैं उनको सिम्बॉलिकली हम c1 और c2 मान लेते हैं। कंडीशन ये है कि फाई एन डबल डैश एम जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए। c के 2 मान तब प्राप्त होंगे जब फाई एन डबल डैश एम का मान शून्य नहीं हो। तो अगर c के 2 मान हैं और उनको हमने सिम्बॉलिकली c1 और c2 कहा है तो इस केस में 2 पैरेलल एजिम्टोट्स हमें मिलेंगी और उनकी वैल्यू जो होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस c1 एंड y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस c2। तो 2 पैरेलल एजिम्टोट्स की जो इक्वेशंस हमें मिली वो ये हुई। इसके बाद है मैक्सिमम नंबर ऑफ एजिम्टोट्स ऑफ ए कर्व, यानी किसी भी कर्व की अनंत स्पर्शों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। एन एल्जेब्रिक कर्व ऑफ डिग्री n कैनॉट हैव मोर देन n एजिम्टोट्स, कि अगर कोई भी कर्व बीजीय वक्र n घात का है तो उसकी n अनंत स्पर्शों से ज़्यादा अनंत स्पर्शियाँ नहीं हो सकती। नाउ एजिम्टोट्स पैरेलल टू एक्सिस, अर्थात अक्षों के समानांतर अनंत स्पर्शियाँ। तो सबसे पहले x अक्ष के समानांतर अनंत स्पर्शियों की बात करें तो x अक्ष के समानांतर अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करने के लिए हमें जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है उसके गुणांक को शून्य करना पड़ेगा, बशर्ते वह गुणांक कांस्टेंट नहीं हो। यानी द एजिम्टोट्स पैरेलल टू x एक्सिस आर ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू 0 the coefficient of the highest power of x in the equation of the curve provided
इट इज़ नॉट मेयरली ए कांस्टेंट। मतलब जो x अक्ष के समानांतर एसिम्प्टोट होगी उसको ज्ञात करने के लिए हम x की अधिकतम घात के गुणांक को शून्य करेंगे, इस शर्त के साथ कि वह गुणांक कांस्टेंट नहीं हो। और अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो उसका गुणांक शून्य करने पर जो रिजल्ट आएगा वही उसकी x अक्ष के समानांतर अनंत स्पर्शी होगी। इसी तरह y अक्ष के समानांतर एसिम्प्टोट निकालने का भी यही तरीका है कि उसकी अधिकतम घात, किसकी, y की अधिकतम घात का गुणांक शून्य करें तो वह y अक्ष के समानांतर अनंत स्पर्शी देगा, इस शर्त के साथ कि y अक्ष अधिकतम पावर जो y की है वो कांस्टेंट, y की अधिकतम पावर का जो गुणांक है वो कांस्टेंट नहीं हो सकता। एक बार रिपीट कर लेते हैं। द एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू y एक्सिस आर ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ y इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व प्रोवाइडेड इट इज नॉट मेयरली ए कांस्टेंट। मतलब y अक्ष के समानांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए हम y की अधिकतम घात के गुणांक को शून्य करेंगे, इस शर्त के साथ कि वह गुणांक कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। कैसे, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज प्रूव दैट द एसिम्प्टोट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व फॉर्म ए स्क्वायर एंड द कर्व पासेस थ्रू 2 ऑफ इट्स वर्टिसेस। सिद्ध कीजिए कि निम्न वक्र की अनंत स्पर्शियां एक वर्ग निर्मित करती हैं जिसके 2 शीर्ष बिंदुओं से वक्र गुजरता है। हमें एक कर्व की समीकरण दी हुई है, तो सबसे पहले हम इसकी अनंत स्पर्शियां ज्ञात करते हैं। तो जितनी डिग्री का कर्व होता है उतनी उसकी अनंत स्पर्शियां होती है। यहाँ आप देखिए कि ये 4 डिग्री का कर्व है, तो हमें इसकी अनंत स्पर्शियां निकालती हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ वक्र है वो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए क्यूब एक्स प्लस वाई प्लस ए रेज टू 4 इक्वल टू 0। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इस समीकरण को हम यूँ लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो कोफिशिएंट हुआ वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रिमेनिंग टर्म्स माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए क्यूब एक्स प्लस वाई प्लस ए रेज टू 4 इक्वल टू 0। अब जैसा कि मैंने बताया था कि समानांतर x अक्ष के समानांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए x की अधिकतम पावर के गुणांक को शून्य करते हैं, इस शर्त के साथ कि उसका गुणांक कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखिए कि x की अधिकतम घात है 2 और उसका गुणांक जो है वो है वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब कांस्टेंट नहीं है। तो जब हम इस गुणांक को शून्य करेंगे वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, तो हमें x अक्ष के समानांतर 2 अनंत स्पर्शी प्राप्त हुई और वो है y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। एक बार फिर दी हुई इक्वेशन यानी दिए हुए कर्व इक्वेशन नंबर 1 को हम यूँ लिख सकते हैं। अब वाई स्क्वायर के गुणांक के रूप में लिख रहे हैं, तो वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए क्यूब एक्स प्लस वाई प्लस ए रेज टू 4 इक्वल टू 0। यहाँ y की अधिकतम घात 2 है और वाई स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो कि कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इस गुणांक को जब हम शून्य करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, तो हमें y अक्ष के समानांतर अनंत स्पर्शी प्राप्त होगी जो कि इस प्रश्न में है x इक्वल टू प्लस माइनस ए। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। तो समीकरण नंबर 2 से 2 समानांतर अनंत स्पर्शी x अक्ष के समानांतर और समीकरण नंबर 3 से 2 y अक्ष के समानांतर अनंत स्पर्शी हमें प्राप्त हुई। तो कुल मिला के 4 अनंत स्पर्शी हो गई। और जब हम इनका चित्र बनाएंगे तो जैसे ये y इक्वल टू ए लाइन है, ये y इक्वल टू माइनस ए लाइन है, ये x इक्वल टू ए है और ये x इक्वल टू माइनस ए है। तो आप देखते हैं कि एक वर्ग बन रहा है। हेंस बाय 2 and 3 देयर आर 4 एसिम्प्टोट्स ऑफ द गिवन कर्व एंड फॉर्म ए स्क्वायर हुज वर्टिसेस आर प्लस माइनस ए एंड प्लस माइनस ए। आप इससे ये देख सकते हैं कि माइनस ए और ए मतलब डी पॉइंट और ए और माइनस ए यानी बी पॉइंट, तो जो दिया हुआ कर्व है वो बी और डी से गुजरता है। ये आप चेक कर सकते हैं। अगर हम ये पॉइंट्स दिए हुए कर्व में रखें तो वो कर्व को संतुष्ट करता है। इसका मतलब बी और डी पॉइंट दिए हुए कर्व से गुजरता है। एक प्रश्न और लेते हैं। एग्जाम्पल है फाइंड द एसिम्प्टोट ऑफ द फॉलोइंग कर्व। एक कर्व दिया हुआ है हमें और हमें इसकी अनंत स्पर्शियाँ निकालनी है। तो सबसे पहले अनंत स्पर्शी निकालने के लिए हम समानांतर अनंत स्पर्शियाँ देखते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि ये 3 डिग्री का कर्व है
सबसे पहले 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये जो बीजीय वक्र है, एल्जेब्रिक कर्व है, इसकी डिग्री है 3। तो हम x अक्ष के समानांतर अगर अनंत स्पर्शी की बात करें तो x की अधिकतम घात है 3 और x क्यूब का जो गुणांक है वो 2। तो जैसा कि मैंने कहा था कि अगर गुणांक कांस्टेंट हो तो उसके गुणांक की बात नहीं करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर x अक्ष के साथ x अक्ष के समानांतर अनंत स्पर्शी नहीं है। सिमिलरली जब y की अधिकतम घात 3 की बात करें तो इसका गुणांक भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर y अक्ष के समानांतर अनंत स्पर्शी भी नहीं है। तो इस कर्व की न तो x अक्ष के समानांतर अनंत स्पर्शी है, न तो y अक्ष के समानांतर अनंत स्पर्शी है। और 3 डिग्री का कर्व है तो इसकी 3 अनंत स्पर्शियाँ निकलेगी। तो उसका निकालने का तरीका यह है कि सबसे पहले हम इस दिए हुए कर्व की 3 डिग्री घात में, यानी अधिकतम घात 3 है तो केवल 3 डिग्री की टर्म्स में x का मान 1 और y का मान m रखेंगे। ये ऐसा हम इसलिए रखेंगे क्योंकि हमें phi 3m निकालना है। phi nm आपने ध्यान दिया हो, अभी हमने आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y बाय x इज इक्वल टू m कहा था और उसी से हमने phi nm इक्वल टू 0 रिजल्ट प्राप्त किया था। इस रिजल्ट के लिए हम यहाँ शॉर्ट तरीका ये है कि हम इसको जब प्रश्न में इसका उपयोग करते हैं तो हम इसका m का मान निकालने के लिए जो अधिकतम डिग्री है, n की जगह यहाँ 3 है, अधिकतम डिग्री 3 है, तो 3 डिग्री की जो टर्म्स हैं उनमें x की जगह 1 और y की जगह m, तभी y बाय x की वैल्यू m को रिप्रेजेंट करेगी। तो x की जगह 1 और y की जगह m जब हम अधिकतम 3 डिग्री वाली टर्म्स में रखेंगे तो आप देखिए कि y क्यूब की जगह m क्यूब हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई की जगह m आ जाएगा, माइनस 2x वाई स्क्वायर की जगह 2m स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2x क्यूब की जगह 2 हो जाएगा। तो इस प्रश्न में phi 3m का मान आया m क्यूब माइनस m माइनस 2m स्क्वायर प्लस 2। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसी तरह हम phi 2m निकाल सकते हैं। मतलब अब 2 डिग्री की इक्वेशन में x की जगह 1 और y की जगह m रखना है। तो 2 डिग्री की टर्म्स यहाँ से शुरू होती है, माइनस 7xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। ये 3 टर्म्स जो हैं वो 2 डिग्री की हैं। तो इनमें जब हम ये रिजल्ट रखेंगे तो हमारे पास phi 2m का मान आएगा 3m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 2 और इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब phi nm इक्वल टू 0, मतलब स्लोप ज्ञात करने का हमारा जो रिजल्ट था वो था phi nm इक्वल टू 0। तो यहाँ हम phi 3m को जब 0 करेंगे तो हमारे पास समीकरण नंबर 1 से है m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 2 इक्वल टू 0। इस समीकरण के जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमें m के 3 मान प्राप्त होंगे, 1 माइनस 1 और 2। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। तो 3 अनंत स्पर्शियों के 3 ढाल हमें प्राप्त हो गए और अब इन 3 m के मानों के लिए हमें c के मान ज्ञात करना है। तो c के मान के लिए हमें phi n डैश m चाहिए, यानी phi 3 डैश m के लिए हम समीकरण नंबर 1 को जब m के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास है phi 3 डैश m इज इक्वल टू 3m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 1। ये हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब c का फॉर्मूला था माइनस phi n माइनस 1m अपॉन phi n डैश m। यहाँ n की वैल्यू 3 है, इसलिए यहाँ पर ये सूत्र हुआ c इज इक्वल टू माइनस phi 2m अपॉन phi 3 डैश m। phi 2m की वैल्यू समीकरण नंबर 2 से और phi डैश 3 की वैल्यू ये अभी हमने निकाली, ये जब हम यहाँ रखेंगे तो c की वैल्यू आएगी माइनस 3m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 2 अपॉन 3m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 1। ये c का सूत्र हुआ। अब हमारे पास m के 3 मान हैं तो 1 बाय 1 रखते हैं। सबसे पहले जब m का मान 1 हम इसमें रखेंगे तो हमें c का मान माइनस 1 प्राप्त होगा और इन m और c के मान के लिए जब हम अनंत स्पर्शी निकालेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से तो हमें अनंत स्पर्शी प्राप्त होगी y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। इसी तरह जब हम m का मान माइनस 1 यहाँ रखेंगे तो हमें c का मान माइनस 2 प्राप्त होगा और इस केस में अनंत स्पर्शी होगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2। और थर्ड m का मान 2 है, जब m का मान 2 यहाँ रखेंगे तो हमें c का मान 0 प्राप्त होगा और इससे अनंत स्पर्शी प्राप्त हुई y इक्वल टू 2x। ये हमने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m और c के मान रख के निकाले हैं। तो इसका मतलब है कि जो इस प्रश्न की रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट्स हैं, रिक्वायर्ड अनंत स्पर्शियाँ हैं, वो हैं y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू
2x. Thank you.